वालेकुम सलाम। Hello, Dr. Aisha. I have a question. गाइस आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। ओके, तो आज का बेसिकली हमारा टॉपिक तो एक ही है, ठीक है, ARDS। वो हम करते हैं जल्दी से, लेकिन मैं आप लोगों को ना सोच के आई हूँ कि आज आपको ना एक्स्ट्राज में रेस्पिरेटरी की ना सारी ड्रग्स जितनी भी हैं जो कि पेपर रिलेटेड आई हुई हैं और एसकेएस में आई हुई हैं, और सारी तो कंपाइल नहीं हो सकती एक साथ, बट जितनी भी मेरे पास कंपाइल्ड है रिगार्डिंग रेस्पिरेटरी, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को ना बता दूंगी, लिखवा दूंगी। तो अब से ना फार्मा के ना आप लोगों ने क्या करना है, अलग से ना नोट्स कर लेने हैं। जो जो हमारे पास सपोज किसी से रिलेटेड एमसीक्यूज आते जाएंगे ना, तो हम वो फार्मा में ना अलग से एक नोट्स की फॉर्म में अपने पास लिखते जाएंगे, ठीक है। सबके पास फार्मा का ना अलग पोर्शन और एमसीक्यूज, क्योंकि वहाँ पे कंपाइल्ड सारी एसकेएस की एमसीक्यूज आप लोगों को करवाऊंगी, ठीक है। और जैसे जैसे आते हैं ना, जिस तरह से आते हैं, तो वो मैं आपको बताती जाऊंगी, तो आपने वो राइट डाउन करते जाने हैं, ठीक है। चले हम ना ARDS से स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर आयशा, हाँ जी, टॉपिक से पहले एक एमसीक्यू मैंने आपसे डिस्कस करना था। जी जी बताएं। अच्छा, एमसीक्यू है, अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिवियर एस्थमा, हम्म, FEV1 less than 50 and he is ठीक cyanosed. है, ठीक Treatment है, given beta 2 agonist but not working. हाँ, What is the ठीक next है। step? अब इधर जो बीटा टू ऑप्शंस दिए एगोनिस्ट हुए दे हैं, दिया है हमने, यस ठीक है, बीटा 2 दे चुके हैं, सिवियर एस्थमा है, हाँ, FEV1 ठीक है, 50 से कम है और cyanosed है। ठीक जो है। ऑप्शंस तो हैं, ऑप्शंस में क्या, ए है ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है, बीटा इप्राट्रोपियम, हाँ, सी ब्रोंकोडाइलेटर, हम्म, डी स्टेरॉइड एंड ई हम्म, ब्रोंकोडाइलेटर प्लस स्टेरॉइड। ब्रोंकोडायलेटर प्लस स्टेरॉइड है। जी अच्छा, तो हमारे पास बीटा टू एगोनिस्ट, बीटा बीटा टू उन्होंने बेसिकली कहा है, राइट, जी। ठीक है। तो अब हम ना इसके अंदर इप्राट्रोपियम करेंगे, ओके, यस, ये मैंने आपसे पूछना था कैसे। ठीक है। अब देखो उन्होंने ना कोई स्पेसिफाइज नहीं किया, ठीक है। लाइक उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन से बीटा टू एगोनिस्ट है। अब बीटा टू एगोनिस्ट हमने पढ़े हैं स्टेप 4 के अंदर भी पढ़ा है हमने, ठीक है, और स्टेप 1 के अंदर भी पढ़ा है। शॉर्ट टर्म हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू एगोनिस्ट होता है, ठीक है। जी, शॉर्ट फिर हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग कहाँ पे आता है, एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट, वो हमारे पास स्टेप 3 में आते हैं। मतलब बीटा टू एगोनिस्ट उन्होंने दोनों क्लासेस यूज कर ली हैं, तब भी उनको फर्क नहीं आया, ठीक ओके, है। हाँ, ठीक है। समझ आई? यस, मतलब उन्होंने नेक्स्ट स्टेप स्पेसिफाई क्या नहीं होगा? किया। बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट जी, स्टेप है कि हम वो टियोट्रोपियम इप्राट्रोपियम साथ ऐड कर देंगे, इप्राट्रोपियम टियोट्रोपियम फैमिली ऐड कर देंगे, ओके, हाँ, क्योंकि ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि शॉर्ट एक्टिंग की है या फिर हमने लॉन्ग एक्टिंग इस्तेमाल की है। क्योंकि उन्होंने बस उन्होंने कहा है बीटा टू हमने इस्तेमाल कर लिया, अब उन्होंने ये नहीं बताया कि शॉर्ट एक्टिंग है या लॉन्ग एक्टिंग है। जरूरी नहीं है, बस आप लोगों ने ना वर्ड्स पकड़ने हैं, इसलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ स्टेप वाइज कैसे समझ आएंगे, जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप लोगों को ये अटेम्प्ट करना ही नहीं आएगा। लाइक अब डॉक्टर हबीब ने इस एमसीक्यूज, आई गेस कि उन्होंने कल बैठ के एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो आज बैठ के मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसी तरह अगर वो ये भी कह देते कि बीटा टू एगोनिस्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, साथ इप्रोट्रोपियम फैमिली इस्तेमाल कर ली है, नेक्स्ट अब उस सभी केस के एस्मा के अंदर नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या होगी, तब हम ओरल प्रेडनिसोलोन के ऊपर आ जाएंगे, जी, ठीक है। जी, थैंक यू। एमसीक्यूज ना बिल्कुल सिंपल आते हैं,
बिल्कुल सिंपल आते हैं, बट आपने ना उसको मैनेज कैसे करना है, उसको आंसर कैसे पिक करना है, वो आप पिक तभी करोगे ना जब आप लोगों को पूरी सीक्वेंस याद होगी मैनेजमेंट की। कल भी जब एस्मा करवा रही थी, मैं इसीलिए करवा रही थी स्टेप वाइज। और ब्रिटिश काउंसिल की जो हमारे पास, हमें गाइडलाइंस के थ्रू ये फॉलो करना होता है सीपीएसपी के अंदर, ठीक है, क्योंकि सीपीएसपी भी यही फॉलो कर रही होती है। अब यहाँ पे आप कभी भी ये नहीं देखोगे कि ट्रियोट्रोपियम के बाद ओमेलिजुमैब आ रहा है, बिकॉज लेमन जो गाइडेंसेस है ना, उसके अंदर पहले ओमेलिजुमैब आ जाता है, फिर उसके बाद ओरल प्रेडनिसोलोन देते हैं। बट हमने हमेशा ब्रिटिश काउंसिल की ही चूज करनी, ठीक है, क्योंकि यही पूरी वर्ल्ड में भी यही चल रही है, और ट्रीटमेंट आप यही फॉलो करते हो basically, ठीक है। बीटा 2 एगोनिस्ट प्लस ट्रियोट्रोपियम देन ओरोप्रेडनिसोलोन। ये एमसीक्यू कहाँ से देखा है हबीब आपने? मैम ये फार्मा का एमसीक्यू है। हबीब, एमसीक्यू नंबर है ये 143 गुड फार्माकोलॉजी में। जॉब। फार्मा डेली बेसिस पे आप लोग करोगे ना, ठीक है, फार्मा आप डेली बेसिस पे, इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि कर लिया करो, क्योंकि इससे ना दिमाग खुलता है, और डेली बेसिस पे नई चीजें आपको पता चल रही हैं, मतलब खुशी होती है, मुझे तो खुशी होती है, मुझे कोई नई चीज पता चले ना, मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि यार आज मुझे कोई नई चीज सीखने को मिल रही है। तो बैठ जाया करो, किताब उठा ली करो, पढ़ ली करो, जितना पढ़ोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। चलिए आज हम जल्दी से पहले करते हैं अपना एआरडीएस एक्यूट। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? पूछती जाऊँ, स्टार्ट ही जी ना आ रही। कर दूँ, ठीक है। एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एआरडीएस बहुत कॉमन है, ठीक है, बहुत कॉमन है। जब भी कोई बच्चा, ठीक है, टर्म से पहले आ रहा होता है, ठीक है, और लंग मैच्योर नहीं होते, तो उसको एआरडीएस बहुत कॉमन कह रहे होते हैं, क्योंकि सरफेक्टेंट उस वक्त तक इस्टेब्लिश नहीं हुआ होता, ठीक है, लॉस ऑफ सरफेक्टेंट होता है, जिसकी वजह से एल्वियोलर की कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ड्राउनिंग के केस में भी होता है, प्रीटर्म इन्फेंट के केस में भी होता है, ठीक है। ये दो लफ्ज ना क्लिनिकली याद रखने हैं, ड्राउनिंग के केस के अंदर, और हमारे पास प्रीटर्म इन्फेंट के केस के अंदर, ठीक है। होता मैकेनिज्म क्या है, कोई भी हमारे पास ना, सपोज अब ड्राउनिंग का केस है, कोई भी इंसल्ट बाहर से, मतलब प्रेशर पड़ा है लंग्स के ऊपर, ठीक है, कोई इंसल्ट आई है, एल्वियोलर इंसल्ट हुई है, ठीक है, वहां पे क्या करते हैं, एल्वियोलर इंसल्ट के केस के अंदर, मतलब कोई भी पीछे से प्रेशर पड़ा है, ठीक है, एल्वियोलर प्रेशर रेज हो गया, ठीक है, तो उसके केस में होता क्या है, प्रो इंफ्लेमेटरी हमारे पास साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, रिलीज होंगे। फिर हमारे पास इसकी सूरत में हमारे पास जब ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस रिलीज होते हैं, मतलब न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाती है, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट, ठीक है, जिसकी वजह से मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, ठीक है, रिलीज कौन से होते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होते हैं, रॉस, ठीक है, और प्रोटीएजेस वगैरह, प्रोटीएजेस, लाइपेसेस, ठीक है, जो कि होते हैं, ये सारे ना रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या होता है, जब ये रिलीज हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंसल्ट के केस के अंदर रिलीज हो रहे हैं, इन्होंने एंडोथीलियम को जाके डैमेज कर देना है, जो उसकी वेसल वॉल है, ठीक है, वेसल वॉल को जाके डैमेज करेगा। सिंपल सिंपल वर्ड्स याद रखने हैं उसके ना, कैपिलरी एंडोथीलियल बेसिकली डैमेज हो रही होती है, जिसकी वजह से, मतलब एंडोथीलियल की ये जो वेसल वॉल है, एंडोथीलियल वॉल उसी की होती है ना, वेसल की,
ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। वेसल परमिएबिलिटी क्योंकि डैमेज हुई है, लीक हुई है, ठीक है, यहाँ से कोई कट आया है, परमिएबिलिटी वहां से चीजें स्क्रीट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगी, परमिएबिलिटी, ठीक है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, जिसकी वजह से लॉस ऑफ प्रोटीन्स होता है फ्रॉम दैट, ठीक है, जो कि हमारे पास एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, छोटे छोटे उसके जो पाउचेस बने होते हैं ना, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। फिर हमारे पास क्या होता है, हाइलीन मेम्ब्रेन्स बेसिकली वहां पे बनना स्टार्ट हो जाती है, हाइलीन मेम्ब्रेन्स फॉर्मेशन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हाइलिन मेम्ब्रेन्स एक एक मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा बनना स्टार्ट हो जाएंगी ना, वहां पे कंप्लाइंस कम हो जाती है। तो लंग बेसिकली आपको ऑक्सीजन मतलब कैरी करवा रहा होता है, ठीक है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करवाने में हेल्प करता है, तो ये उनका ना मैकेनिज्म बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब कंप्लाइंस उसकी कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज कंप्लाइंस की वजह से यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे भी वीक्यू मिसमैच आ जाता है, ठीक है। वीक्यू मिसमैच का वर्ड बेसिकली किसके साथ याद रखना होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ, लेकिन दूसरा इसके साथ भी याद रखना है कि यहाँ पे भी जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है ना, वो मिसमैच यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, वेजो कंस्ट्रिक्शन, और वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है जो पल्मोनरी होती है। ये इसका सारा मैकेनिज्म था, ठीक है, कोई प्रेशर या कोई एल्वियोलर इंसल्ट हुई है, उसके नतीजे में साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं, न्यूट्रोफिल्स की रिक्रूटमेंट की है उन्होंने, देन मीडिएटर रिलीज हुए हैं रॉस के फॉर्म में, वेसल वॉल जो एंडोथेलियल वेसल वॉल थी वो डैमेज हुई है, वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हुई है, उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोटीन्स थी उनका लॉस हुआ है, कहाँ पे, एल्वियोलाई के अंदर, जहाँ पे जाके उन्होंने हाइलीन मेम्ब्रेन्स बनाते, क्योंकि एल्वियोलाई बेसिकली फिल्ट्रेशन प्लांट है हमारे लंग्स का, ठीक है, आखिर में यहाँ के फिल्ट्रेशन यहीं पे होती है, इसी की देन है जो हम लोग हमारे फेफड़े मतलब ठीक काम कर रहे हैं, फड़क रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये समझ लो हमारे फेफड़ों का दिल है, ठीक है, हाइलीन मेम्ब्रेन्स की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से कंप्लायंस लूज हो जाती है, वीक मिसमैच होता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे में वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। दिस इज द सिंपल मैकेनिज्म ऑफ दिस। और यहाँ पे होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया है, ARDS जब भी हमारे दिमाग में आता है, लॉस ऑफ सरफेक्टेंट आ रहा होता है, ठीक है, लॉस ऑफ सरफेक्टेंट, ठीक है, जिसकी वजह से एल्वियोलर कोलैप्स कर जाते हैं, और ये कहाँ पे ज्यादा होते हैं, प्रीटर्म और ड्राउनिंग के केस में, ये वो जो वो हो जाती है ना, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह, उसकी वजह से ओवरलोड हो जाता है, ठीक है, ये मैम ये थी पूरा इनकी repeat कर कुछ दें, आपकी बातें। आवाज आना बंद हो ये गई थी। वाली चीजें क्लियर हुई है, मैम जो एस वाला वाली पॉइंट है वो रिपीट कर दें। क्या क्या रिपीट कर दूं, एस। ये डायग्नोसिस क्राइटेरिया, वो जी। है हमारे पास सिम्टम्स होते हैं, हमारे पास सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है, सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर्स आते हैं ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड, प्लूरल इफ्यूजन वगैरह हो जाती है ना, प्लूरल इफ्यूजन के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ओवरलोड हो जाता है। अब इसके ये केस में फर्स्ट एड में ARDS लिखा के है केस कि के अंदर जो हमारे, जी जी बोले, फर्स्ट एड में लिखा है ये रूड और फिर की वजह से ये अंदर options किया। जाकिर आप टाइप कर सकते हैं, आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, शायद मेरी तरफ से कोई मसला आ रहा है, मुझे सुनाई नहीं दे रही। मैं टाइप करता हूँ फिर। अभी सही आ रही है, अब बोले। ये फर्स्ट एड में लिखा है सिम्टम का जो है कि सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर आर नॉट ड्यू टू हार्ट फेलियर और फ्लूइड ओवरलोड, तो उधर नॉट किसका लिखा लिखा है। है, सिम्टम्स का नॉट लिखा है, जी 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 जी। रेस्पिरेटरी, हाँ तो ये शायद हार्ट ये होगा, फेलियर और नॉट, फ्लूइड ओवरलोड नॉट होगा, नहीं है नॉट ही वो। होगा। हाँ जी ठीक है, नॉट टू, थैंक यू, थैंक यू फॉर करेक्शन।
ठीक है, नॉट टू फ्लूइड ओवरलोड और हार्ट फेलियर। ठीक है, ये इसकी वजह से आ जाता है। अच्छा, इसकी अब ना आप लोगों ने ना कोई भी ट्रीटमेंट का पूछे ना, वो आपने उसकी अंडरलाइन कॉज को मैनेज करना है, तो उसकी ट्रीटमेंट वहां से ही होगी। मतलब अगर अगर सेप्सिस हुआ हुआ है, उसको सेप्सिस को करेक्ट कर दो, निमोनिया हुआ तो निमोनिया को करेक्ट कर दो। ठीक है, बर्न्स की सूरत में अपने बर्न्स की मैनेजमेंट करनी है, ट्रॉमा की सूरत में उसके ट्रॉमा को हटाना है, ट्रॉमा के उसको चीज़ों को कम करना है, इंसल्ट वगैरह को कम करना है, ड्राउनिंग के केस में उसको डिकम्प्रेशन जैसे सिकनेस हो जाती है। ठीक है, और उस चीज़ों को हमने ओवरकम करना है। मतलब आप उसकी अंडरलाइन कॉज को आप मैनेज करोगे बेसिकली। ठीक है, कोई भी मैकेनिकल वेंटिलेशन के थ्रू, ताकि उसका जो सरफेक्टेंट है, उसका जो लंग का ओवर बर्डन हुआ पड़ा है ना लंग के, वो मतलब प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि सरफेक्टेंट आपको बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है ना सांस लेने में, क्योंकि सरफेक्टेंट आपके रिलीज करवाता है, मतलब एल्वियोलाई को मतलब मेच्योर करने में हेल्प करता है। ठीक है, और मैकेनिकल वेंटिलेशन जब आप दे रहे होते हो, ठीक है, उसकी वजह से आपने एल्वियोलाई को ओपन रखना होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इसकी मैनेजमेंट। ये क्लियर हो गया? क्लियर है? जी। ये सब चीजें अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है। मैं कुछ ना एमसीक्यूज आप लोगों को राइटिंग में लिखवाऊँ, या आप लोग वैसे सुन लोगे? मैं रेट करवाती जाऊँ, मैं वो आप नरेट करवा दीजिए। क्योंकि ना एमसीक्यूज ज्यादा है, तो मैं आप लोगों को बेसिकली ना उनके ना एमसीक्यूज, बल्कि आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी बताती जाऊंगी। अब जैसे ना थियोफाइलिन का एक टॉपिक है, मतलब थियोफाइलिन आप लोग देखोगे एसके की सीरीज में, मतलब आप एक एसके में उठाओगे, उसके थियोफाइलिन के एमसीक्यूज अलग होंगे, दूसरे एसके उठाओगे उसके अंदर थियोफाइलिन के एमसीक्यूज अलग होंगे। थियोफाइलिन होता बेसिकली क्या है, ब्रोंकोडाइल है ना। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेट करवाता है और रिलैक्स करवाता है मसल इन द ब्रोंकियल ट्यूब्स। जो ये बेसिकली हम वीज की सूरत में आ रहा होता है, कफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ कोई आ रहा था, तो हम थियोफाइलिन दे देते हैं उनको। ठीक है, तो अब हमने इनके एमसीक्यूज को देखना है। अब कुछ एमसीक्यूज लिखते जाएं। एमसीक्यूज रिलेटेड थियोफाइलिन, जो कॉमन फीचर इन हिस्टामिन एंड थियोफाइलिन, वो क्या है? वो होता है हमारे पास टैकीकार्डिया। एमसीक्यूज आता है, कॉमन फीचर क्या है इन हिस्टामिन एंड थियोफाइलिन? वो होता है टैकीकार्डिया करवाते हैं ये दोनों, हिस्टामिन रिलीज भी और थियोफाइलिन भी। ठीक है, दूसरा है हमारे पास फ्रीक्वेंट, हमारे पास साइड इफेक्ट ऑफ द थियोफाइलिन क्या है हमारे पास? ठीक है, वो आता है फ्रीक्वेंट में, आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग, लेकिन अदर इसके फीचर्स में ये कुछ जगह पे आया हुआ है एमसीक्यूज में कि ये वर्स भी करता है एंजाइना के। ठीक है, और ये सीजर्स कॉज करवाता है। ठीक है, वर्सन एंजाइना एंड कॉज सीजर्स, सीजर्स जो होते हैं हमारे पास दौरे पड़ना। ठीक है, थियोफाइलिन एंड आइसोप्रेनोलिन साइड इफेक्ट क्या है हमारे पास? अब हमने हिस्टामिन का भी पढ़ लिया। ठीक है, कॉमन फीचर इन द हिस्टामिन एंड थियोफाइलिन वो क्या था? टैकीकार्डिया। सेम विद एक और स्टेटमेंट आ जाते हैं, थियोफाइलिन एंड आइसोप्रेलिन का साइड इफेक्ट क्या है? ठीक है, कॉमन फीचर में भी यही आएगा, साइड इफेक्ट में भी टैकीकार्डिया आएगा। ठीक है, टैकीकार्डिया। फिर आता है कि हाँ जी थियोफाइलिन भाई, ये क्या इंटरेक्शन, है? प्रोटीन के थियोफाइलिन साथ एंड किया है इन्होंने अभी? आइसोप्रेनोलिन। जी जी, हाँ। थियोफाइलिन एंड आइसोप्रेनोलिन साइड इफेक्ट क्या है? टैकीकार्डिया। फिर आता है थियोफाइलिन इंटरेक्शन विद विच कॉजेज डिक्रीज इट्स क्लियरेंस। किसके किसके साथ ऐसी इंटरेक्शन है जो कि क्लियरेंस डिक्रीज करवा देती है? वो होती है एडिनोसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, फिर से रिपीट करती हूँ इसको, थियोफाइलिन इंटरेक्शन विद विच ड्रग
causes decrease its clearance, वो है एडिनोसिन। नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है इसका, थियोफाइलिन एक्शंस स्लो डाउन बाय concurrent यूज ऑफ एडिनोसिन। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि ये रिपीट कर दो ये वाला। थियोफाइलिन एक्शंस स्लो डाउन by concurrent use of adenosine। मैं आप लोगों को ना लिखवाती ही जाती हूँ, वरना आप लोग ना लोगों मैम को लिखते शायद जाए तो समझ भी फिर ना हमें आए। समझ आएगा। ठीक है, मैं लिखती जाती हूँ। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने? कॉन्करेंट यूज वाला लिख लिया आपने? जी लिख लिया। मैम लिख लिया। ठीक है, मैम ये कॉन्करेंट लास्ट यूज वाला। पॉइंट अच्छा, नहीं। नेक्स्ट आता है। अच्छा, मैं दोबारा से लिख देती हूँ। थियोफाइलिन, ठीक है, एक्शन स्लो डाउन बाय concurrent use of adenosine। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। आंसर्स को ना मैं वो करती जाऊंगी, अंडरलाइन करती जाऊंगी, ठीक है। फिर आता है थियोफाइलिन का, थियोफाइलिन डोज should be kept low in children because of low metabolism capacity of children, ठीक है। उनकी मेटाबॉलिज्म लो होती है, इसलिए वो हमारे पास डोज को कम रखा जाता है बच्चों के अंदर, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन। उनके अंदर मेटाबॉलिज्म कम होती है। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थियोफाइलिन क्या है? ये है हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टीरेज इनहिबिटर, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टीरेज इनहिबिटर है ये। नेक्स्ट आता है हमारे पास थियोफाइलिन, ये दोबारा से चिल्ड्रंस के साथ आया है, ठीक है। वहां पे लो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी था चिल्ड्रन के अंदर। फिर थियोफाइलिन कॉजेज मोर इफेक्ट इन चिल्ड्रन बिकॉज, यहाँ पे डिक्रीज एक्सक्रीशन है इनकी, बच्चों के अंदर मेटाबॉलिज्म कम और डिक्रीज एक्सक्रीशन एक ही मतलब है, लेकिन वर्ड डिफरेंट आ जाते हैं, तो एमसीक्यूज इस तरह से अटेम्प्ट करने होते हैं। फिर आता है हमारे पास कि साइड इफेक्ट ऑफ, वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि थियोफाइलिन और आइसोप्रेनोलिन के साइड इफेक्ट में टैकीकार्डिया आता है, ठीक है। अगर चार ड्रग्स का एक साथ आ जाए, सपोज, क्या है साइड इफेक्ट हमारे पास ऑफ थियोफाइलिन? नाइट्रोग्लिसरीन आ जाए, आइसोप्रेनोलिन आ जाए, एंड एंटीहिस्टामिन, तब हम रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहते हैं। टैकीकार्डिया को याद रखो, रिफ्लेक्स है टैकीकार्डिया है, एक ही बात है, बस बकवास ही कर देते हैं और लफ्ज चेंज कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे पास कि थियोफाइलिन की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। थियोफाइलिन मेटाबॉलिज्म डिक्रीज्ड बाय सिमिटिडीन, ठीक है, सिमिटिडीन से होती है डिक्रीज इसकी मेटाबॉलिज्म।
फिर थियोफाइलिन का वो कहते हैं स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस वो होता है हमारे पास इंक्रीज इंसुलिन रिलीज। रिलीज से थियोफाइलिन इंक्रीज होती है। ठीक है, एक लास्ट एमसीक्यू रह गया इसका। वो होता है कि erythropoietin inhibited by theophylline। inhibited by theophylline। अब ये देखो थियोफाइलिन ने कितना राज किया है एस्केज में और हमारी जिंदगी में। ठीक है, सीपीएसपी में थियोफाइलिन को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी गई और उसके डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज निकाल के ले आए हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को पता होने चाहिए रिलेटेड टू थियोफाइलिन। ये बात क्लियर है? अब हम पढ़ ही रहे हैं रेस्पिरेटरी, तो हम ना लगे चुने ना एनेस्थीसिया के ड्रग्स भी कवर करते जाए। कर लें? थोड़ा सा बड़ा मैम टॉपिक सॉरी, है। लास्ट एमसीक्यू रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। लास्ट एमसीक्यूज वाज कि erythropoietin inhibited by theophylline। ठीक है, थैंक यू। एनेस्थीसिया के ड्रग्स कर लें, सारे कंपाइल करेंगे। ठीक है, जी एनेस्थीसिया के, क्योंकि ये हम रेस्पिरेटरी पढ़ रहे हैं ना, तो रेस्पिरेटरी से ही वो लिंक्ड अप होते हैं। और रेस्पिरेटरी और एनेस्थीसिया के दो ड्रग्स तो हर पेपर का हिस्सा है। मतलब एनेस्थीसिया में तो वैसे एनेस्थीसिया के ये एमसीक्यूज घुसे पड़े हैं, लेकिन जो एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज होते हैं ना, दो पेपर मतलब हर फील्ड में लाजमी आते हैं। तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज एनेस्थीसिया की भी सारी कैटेगराइज पता होनी चाहिए। अच्छा, थियोफाइलिन को मुझे पहले कौन रिपीट करवाएगा? मैं आगे नहीं बढ़ रही, मुझे पहले कोई रिपीट करवाए। मैं करवाता हूँ। ओके, सो जो थियोफाइलिन है, इसका जो कॉमन फीचर है इन बताएं। हिस्टामिन थियोफाइलिन वो टैकीकार्डिया, साइड इफेक्ट नोजिया वॉमिटिंग। ठीक है। एंड अगर क्वेश्चन में आए कि थियोफाइलिन वर्सन है। क्या करता है, तो वो एंजाइना एंड सीजर्स है। है। अगर थियोफाइलिन ठीक है। कॉम्बिनेशन में है विद आइसोप्रेनलिन, तो उसका साइड इफेक्ट टैकीकार्डिया। एंड अगर कॉम्बिनेशन है। में चार ड्रग्स आ जाए, थियोफाइलिन, नाइट्रोग्लिसरीन, आइसोप्रेनलिन एंड एंटीहिस्टामिन, तो उसका भी जो साइड इफेक्ट है वो रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। इसके अलावा ठीक है। चिल्ड्रन में ये दो तरह से पूछते हैं क्वेश्चन। एक ये है कि थियोफाइलिन की डोज शुड बी केpt लो इन चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ, आंसर है लो मेटाबॉलिज्म कैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन। एंड दूसरा ठीक है है। थियोफाइलिन causes more effect in children because decrease excretion। इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है फॉस्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक हो थियोफाइलिन गया। क्या करता है, इंक्रीजेस इंसुलिन रिलीज, एंड जो मेटाबॉलिज्म हाँ। इसकी decrease होती है वो सिमेंटिडीन से है। साथ में थियोफाइलिन इनहिबिट क्या करता है, वो है हमारे पास, नहीं आई एम सॉरी, एरिथ्रोपोइटिन इनहिबिटेड किससे होता है, वो थियोफाइलिन, मतलब थियोफाइलिन उसको इनहिबिट करता है। इनहिबिट करवाता है। ठीक है, साथ में इट्स एक्शन चलो स्लो ये हो डाउन गया। यूज ऑफ एडिनोसिन। हम्म। ये ठीक हो गया। चलो अब हम ना इनके नेक्स्ट एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, एनेस्थीसिया वाले एमसीक्यूज के ऊपर। लेट मी सी, कहाँ मैंने किया हुआ है इनका। ये सभी लिख रहे हैं ना, पता चले कल फिर और बंदे उठ के आ जाए कि हमने नहीं लिखा। तो ना मेहरबानी करके एक दूसरे के साथ शेयर कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ना फिर जरूरत तो सबको होती है। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, उनका ही भला होगा। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास एनेस्थीसिया ड्रग्स। अब एनेस्थीसिया का ना आप लोगों ने एनेस्थीसिया ड्रग्स है, ठीक है।
एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, ये पूरे आज कवर नहीं होंगे तो फिर से कोई और सेशन के साथ में हम ना कवर कर कर लेंगे एमसीक्यूज को। फिर 10 बजे तक क्लास है डेली, मैं ना टाइम ज़्यादा ले लेती हूँ, फिर उनके लिए लेट हो जाता है अभी अगले लेक्चर्स जो लेना होता है। ठीक है, तो ये ना किसी और उस, लेकिन आप लोगों ने सब ड्रग्स के ना नोट्स अलग से बनाते जाने हैं, जो आप लोगों को बताया जाए रिलेटेड टॉपिक्स के साथ में ना। कुछ कुछ आप लोगों को एमसीक्यूज कंपाइल करवाऊंगी। ठीक है, वो लाजमी करने हैं। एक एक एमसीक्यू जो एक एक वर्ड है ना एमसीक्यूज में आया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, मैं खुद से नहीं लिख पा रही। अच्छा, पहला हम ड्रग लेते हैं, विटामिन। ठीक है, विटामिन, और आज हम हेलोथेन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अच्छा, अब पहला इसका पॉइंट याद करना है कि विटामिन इसका इफेक्ट के अंदर ये लीस्ट करवाता है। जो ड्रग्स पड़े बेसिकली डिप्रेशन का करवा रहे होते हैं। जब लीस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की बारी आती है ना, वो कौन सा होता है हमारे पास? एनेस्थेटिक एजेंट, वो होता है कीटामिन। ठीक है, फिर आता है ये है ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेशन कौन करवा रहा है? डायलेशन। ब्रोंकोडाइलेशन करवाता है वो है कीटामिन। ठीक है, प्रोफाउंड एनर्जेजिया का पूछते हैं, वो कौन सा है? वो है कीटामिन। मैम वीडियो नहीं आ रही, ऑडियो भी नहीं। क्या नेक्स्ट आता है हमारे पास? एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया कौन सा देते हैं? वो कीटामिन देते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस कौन सा है? वो है हमारे पास कीटामिन। ठीक है, फिर बर्न पेशेंट के केस के अंदर कौन सा एनेस्थीसिया? हेलो, आवाज आ रही है? What can you hear me? हेलो, आवाज आ रही है? मैम जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं उनकी आवाज़ नहीं आई। ओके, जो बर्न पेशेंट का केस के अंदर एनेस्थीसिया हम देते हैं ना, कोई जला हुआ है और पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, तो उसके अंदर एनेस्थीसिया कौन सा दिया जाता है? कीटामिन के साथ आपको दिया जाता है। ठीक है, कीटामिन साथ दिया जाता है। कीटामिन करवाता क्या है? इंक्रीज आईसीपी करवाता है, हार्ट रेट इंक्रीज करवाता है, बीपी इंक्रीज करवाता है। ठीक है, अब ये इसका एक एमसीक्यूज आता है कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि एमर्जेंस डिलीरियम करवा रहा है? कॉजेज एमर्जेंस डिलीरियम। डिलीरियम, ठीक है। एक एमसीक्यूज आता है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है। अनस्टेबल पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, लेकिन सर्जरी मैंडेटरी है, मतलब सर्जरी ना की तो वो वैसे भी मर जाएगा। ठीक है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस कौन सा है? वो केटामीन है। ठीक है, फिर हेलुसिनेशंस के साथ अगर बंदा आ रहा है, हेलुसिनेशन, ठीक है, इसके अंदर बेसिकली वो कहा जाता है कि हेलुसिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा एजेंट दिया जाता है। ठीक है, ये प्रिवेंशन में आता है।
ठीक है, प्रिवेंशन में आता है। हेलुसिनेशन प्रिवेंशन बाय विच, ठीक है, एजेंट। तो वो होता है बेसिकली कीटामीन विद एट्रोपिन। ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। ये दोनों को कॉम्बिनेशन फॉर्म में दिया जाता है जो हेलुसिनेशंस के साथ आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एमसीक्यूज बेसिकली किसके लिए आ रहे हैं? कीटामीन के पहले एमसीक्यूज क्या है? लीस्ट रेस्पिरेटरी हमारे पास डिप्रेशन करवाता है। लीस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन किससे होता है? वो हमारे पास ये कीटामीन होता है, ठीक है। ये मतलब अच्छा है। उसके बाद है हमारे पास ब्रोंकोडायलेशन कौन करवा रहा है? कीटामीन करवा रहा है। प्रोफाउंड एनाल्जेसिया कौन सा है? वो हमारे पास कीटामीन है। एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर कौन सा एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है? वो होता है कीटामीन। बर्न पेशेंट के केस में ये करवाता क्या क्या है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कॉजेज इमरजेंस डिलीरियम, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट है, लेकिन हमारे पास जो है सर्जरी है मैंडेटरी है, ठीक है। हेलुसिनेशंस हमारे पास प्रिवेंट की जाती है बाय विच एजेंट? तो हमारे पास वो होते हैं कीटामीन विद प्लीज एट्रोपिन। मैम यहाँ तो क्लियर है? लिख लिया प्लीज सबने? मैम थर्ड नंबर सामने नजर आ रहा है? सामने नजर आ रहा है? जी मैम। थर्ड नंबर, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया। सबने लिख लिया? इसरार आपने लिख लिया? ये मैं थर्ड नंबर पॉइंट काइंडली बताएं। थर्ड नंबर पॉइंट यही है ना, प्रोफाउंड एनाल्जेसिया। एस्थमेटिक पेशेंट्स के अंदर हम देते हैं कीटामीन। तो आज तबीयत भी बेड़ा घर पे ही पड़ी है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं हेलोथेन के ऊपर, ठीक है। हेलोथेन, अब हेलोथेन के एमसीक्यूज क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैसिव डॉक्टर आशा, ये एमरजेंस डेलीरियम क्या होगा? मुझे इसकी समझ नहीं आई। मेटाबॉलिज्म वाला कौन सा एस्थेटिक, कोई डिलीरियम के अंदर होता है ना पेशेंट, उसको इमरजेंस डिलीरियम कह रहे होते हैं कि इमरजेंस हो जाती है उसकी, ठीक जी है। सही। जी। डिलीरियम कॉज करवा रहा होता है। जी। डिलीरियम स्टेट नहीं होती कि बंदे को पता नहीं होता वो किस स्टेट के अंदर है, स्टेट ऑफ माइंड उसका एक्टिव नहीं होता, जी। जी। वो होता है मैम वो इमरजेंसी स्टॉप डिलीरियम। डिलीवरी में भी आता है। हाँ, पोस्ट ऑफ डिलीवरी मतलब पेशेंट के अंदर भी देखते हैं। पोस्ट ऑफ पेशेंट के भी मतलब जैसे उसे पता नहीं होता वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है। हाँ सही। डिलीरियम बेसिकली वो है, ठीक है। जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हेलोथेन। अब हेलोथेन का आता है एमसीक्यूज कि मैसिव मेटाबॉलिज्म कौन सा एजेंट करवाता है? वो हेलोथेन है, ठीक है। वीक एनाल्जेसिक है ये, लेकिन पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है। तो एमसीक्यूज ये बनता है कि पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट कौन है? वो हमारे पास हेलोथेन, और ये वीक एनाल्जेसिक होता है। मतलब ये मतलब पेन रिलीफ बहुत कम करवाता है, लेकिन एनेस्थीसिया गनूदगी बहुत अच्छी देता है, ठीक है। इसका ये एमसीक्यूज है। फिर वो कहते हैं कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस कौन डिक्रीज करवाता है? कौन सा एजेंट? वेस्कुलर डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस होता है हेलोथेन। ये एमसीक्यूज बार बार आया है, इसके ऊपर भी स्टार है, इसके ऊपर भी स्टार है, इसके ऊपर भी स्टार है, ठीक है। जो स्टार वाले एमसीक्यूज होते हैं ना, बेसिकली वो रिपीटेड होते हैं बहुत ज्यादा, बहुत दफा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एक एमसीक्यूज, डिसोसिएट्स ऑन लाइट कौन सा एजेंट है? मतलब लाइट के ऊपर कौन डिसोसिएट कर रहा होता है, ठीक है, फैल रहा होता है?
एसोसिएट वो होता है हमारे पास हेलोथेन। ठीक है, ये भी बार बार आया। फिर वो कहते हैं कि कौन सा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो टू द लिवर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन सेरिब्रम के अंदर या सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाती है। तो वो होता है हेलोथेन। ठीक है, क्या है ये? ब्लड फ्लो हमारे पास लिवर के अंदर डिक्रीज करवाएगा, ब्लड फ्लो, डिक्रीज ब्लड फ्लो टू लिवर, एंड ये हमारे पास इंक्रीज करवाता है ब्लड फ्लो टू सेरिब्रम या सेरिब्रल हेमिस्फीयर, कह लो सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया है कि ये डिक्रीज ब्लड फ्लो टू लिवर एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये हो गया, ये भी स्टार एमसीक्यूज है। ये 5 ना ऐसे इसके एमसीक्यूज हैं जो बार बार आए हुए। हेलो थे ठीक है, हेलो थे हमारी दफा भी आया था, और हमारे पास पता नहीं कभी भी आया था। मैम आपकी आवाज दो बिल्कुल नहीं ये आ रही। आए थे मेरी MCQs के, इन दोनों के। फिर आता है हमारे पास मैम लास्ट 20 सेकंड की आवाज ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल कौन करवाता है? ब्रेडी कार्डिया, ठीक है, वो भी हेलोथेन करवा रहा होता है। फिर आता है ये मैम आवाज नहीं वोलेटाइल, आ रही। वोलेटाइल एनेस्थेटिक है, एजेंट एनेस्थेटिक एजेंट है विद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जब उनके साथ मिलता है चैनल ब्लॉकर्स के साथ आवाज आ रही है अब? हेलो 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 यार, अभी तो मेरे दो जी मैम, सिग्नल है। हाँ। अच्छा, ये देखिए, ये ब्रेडिकार्डिया करवाता है, कॉज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, ये होता है कि मैम ये ड्रग कौन सी है? सॉरी, वो सिग्नल शायद इशू होगा वो। आप अब आ रही है आवाज? आपकी मेरी आ रही है अब आपको? जी जी, आवाज मैम अब आवाज आ रही है। बता पिछले सकते हैं कुछ टाइम मुझे? से मैं। अच्छा चले, मैं रिपीट कर देती हूँ। ये ना जी मैम। कॉज करवाता है, कॉज ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट है। जब ये करवाता है ब्रेडिकार्डिया, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास ये मैम क्या है? ये ड्रग वोलेटाइल कौन सी है? एनेस्थेटिक एजेंट है। ये हेलोथेन ही कर रहे हैं ना ये? हेलोथेन, हेलो। हेलोथेन ही कर रहे हैं ना? हेलोथेन के सारे एमसीक्यूज हैं ये सारे। सॉरी, आई ठीक है, आई थॉट यू। ठीक ठीक। ये कॉजेज ब्रेडिकार्डिया, वोलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट है। जब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ मिलता है तो कॉज करवाता है हाइपरटेंशन, पोस्ट ऑप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये करवा रहा होता है। लेकिन उसके अंदर दो होते हैं एजेंट, एक होता है हमारे पास पैनक्यूरोनियम, ठीक है, एक होता है हेलोथेन।
ठीक है, फिर इसका एमसीक्यूज आता है कि वो कौन सा ड्रग है जो इंक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, वही बात है, ब्लड फ्लो टू सेरिब्रम इंक्रीज करवा रहा होता है, उसको छोड़ दो। ठीक है, फिर से ये क्या करवाता है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसका एक और एमसीक्यूज भी आता था। यहाँ पे ना एक सीक्वेंस फिर याद रखनी है। हाँ, जब भी यहाँ पे हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस की बात करें ना, कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और इंक्रीज हमारे पास वो कहे कि इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द लिवर है, ये इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सेरिब्रम है। ठीक है, ब्लड फ्लो टू द सेरिब्रम और डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस, इन दोनों के लिए आप लोगों ने एक सीक्वेंस याद रखनी होती है कि हेलोथेन को पहले प्रेफर करना है, फिर डिस्फ्लूरेन को करना है। ठीक है, फिर प्रेफर करना है आइसोफ्लूरेन को, ग्रेटर देन, ये भी ग्रेटर देन सीवोफ्लूरेन। ठीक है, अब हमारे पास इसका सीक्वेंस क्या बना है, डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस और इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। हेलोथेन इज ग्रेटर देन दिस फ्लोरेन, ग्रेटर देन हमारे पास आइसोफ्लोरेन, ग्रेटर देन सीवोफ्लोरेन। ठीक है, अब इनके ना डिफरेंट डिफरेंट एमसीक्यूज और भी आते जाते हैं, इन 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 सब के ना एक एक एमसीक्यूज देखते जाओ। इसका एमसीक्यूज आता है कि ये कितने परसेंट होता है, ये हमारे पास 0.02% होता है। ठीक है, डिस्फ्लोरेन, इसका आता है एमसीक्यूज। ठीक है, फिर ये हमारे पास जो आइसोफ्लोरेन है, आइसोफ्लोरेन का एमसीक्यूज आता है कि ये प्रोफाउंड हाइपोटेंशन कॉज करवाता है, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन करवाता है, इसका साइड इफेक्ट है। ठीक है, फिर सीवोफ्लोरेन के ना कुछ एमसीक्यूज आते हैं, इसके एमसीक्यूज काफी है कि ये स्वीट स्मेल होती है इसकी, स्वीट स्मेल। ठीक है, ये 0.66 मैक्स के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलता है, व्हेन मिक्स्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ये स्मोकर्स, अगर कोई क्रोनिक स्मोकर वाला बंदा आ गया हो ना, तो उस केस के अंदर हमारे पास एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस कौन सा होता है, सीवोफ्लोरिन। हमें अगर हिस्ट्री हमने ली है उसके अंदर हमें पता चला मैम ये ये क्रोनिक स्क्रीन भी स्मोकर है, नहीं शो रहा, तब उस आवाज केस भी के अंदर नहीं हम सीवोफ्लोरिन। सबको नहीं आ रही आवाज? हेलो, मैम आवाज, जी मैम आवाज आ रही है आवाज आ रही, सामिया? जी 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 आवाज आ रही है मैम। आवाज आ रही है? मैम आपका कैमरा पॉइंट नहीं है उसकी तरफ। पॉइंट अब हुआ है कैमरा? जी मैम। स्क्रीन फिर चली गई। अब कैमरा पॉइंट हुआ है? आइसोफ्लोरेन, आइसोफ्लोरेन का मैम फिर बता दे थोड़ा। आइसोफ्लूरिन हमारे पास एक तो स्वीट स्मेल होती है, मीठी मीठी सी भीनी भीनी खुशबू आती है इसके एनेस्थीसिया देने पे। ठीक है, फिर 0.66 मैक के इक्विवेलेंट होता है जब ये मिक्स किया जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। जो क्रोनिक स्मोकर वाले पेशेंट होते हैं उनके लिए एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस होता है सीवोफ्लोरिन होता है। ठीक है, फिर हमारे पास एक लास्ट एमसीक्यूज इसका बनता है, वो है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये कॉज करवाता है मेलिग्नेंट हाइपर थर्मिया। अब लिग्नेंट हाइपरथर्मिया को आप लोगों ने याद रखना है, एक और एनेस्थेटिक्स के साथ भी आएगा, एक और सिंपल ड्रग के साइड इफेक्ट में भी आएगा। ठीक है, वो भी मैं आप लोगों से फिर ये पूछूंगी कि लिग्नेंट हाइपरथर्मिया हमने और किस ड्रग के साथ पढ़ा है। ठीक है, साइड इफेक्ट में। तो ये आप लोगों को कुछ चीजें इसके लिए पता होना चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यूज हो गया, ये क्लियर हो गया? मैम जी हेलोथेन भी जी तो मैम। करवाता एक है। और भी, हाँ, हेलोथेन भी करवाता है, मैडम ये हेलोथेन मैम हेलोथेन हेलोथेन भी के साथ करवाते हैं होता है या मेलेग्नेंट। सिवोफ्लोराइड के साथ? क्या सक्सेनाइल हुआ? कोलिन करवाते हैं ना? सक्सामेथासोन। एक, ठीक है, सक्सेनाइल कोलिन। सक्सेनाइल कोलिन वो करवाता है। हाँ, एग्जैक्टली सक्सा ये जो बोल रहे हैं आप, क्या बोला है, सक्सिनाइल सक्सामेथासोन। कोलिन, सक्सेनाइल कोलिन। हाँ सक्सिनाइल सक्सिनाइल कोलिन और कोलिन भी, सक्सामिथोनियम। ठीक है, ये भी करवाते हैं।
ठीक है, ये ना डिफरेंट एमसीक्यूज बार बार आ रहे होते हैं, लेकिन आप लोगों को ना इन सबका पता होना चाहिए और कहाँ कहाँ पे ये सब चीजें आ रही है। तो हमारे पास मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया यहाँ से अब याद करते जाओ, एक ये है और एक हमारे पास हैलोथेन है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया इसके अंदर भी है। इसके अंदर मैंने लिखवाया नहीं है, इसके अंदर भी होता है मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, यहाँ पे भी लिख लो। ठीक है, इसके अंदर भी आ रहा है मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। और ये हमारे पास स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी आता है। ठीक है, हेलोथेन स्केलेटल मसल की स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये करवाता है। और प्रोफाउंड एल्वेसिया हो गया है, 0.02% हो गया है। और सर्जरी से पहले अगर दिया जाए ना, एक एमसीक्यूज ये आया है हेलोथेन से रिलेटेड, कि अगर सर्जरी से पहले दिया जाए तो पेशेंट को वो क्या करवाएगा, तब वो स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, एक एमसीक्यूज, एक तो ये कॉज करवा रहा है, लेकिन दूसरे एमसीक्यूज में पूछते हैं सर्जरी से पहले कोई ऐसा एजेंट दे देते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं है वो एजेंट का, लेकिन वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवा देता है। वो कौन सा एजेंट है? वो हेलोथेन है। बिफोर सर्जरी, बिफोर सर्जरी, ठीक है, बिफोर सर्जरी इफ गिवन, तो हमारे पास ये स्केलेटल मसल। ठीक है, जो जो ड्रग्स, जो जो आपको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड हमने सारा कवर किया है। वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक्स्ट्रा आपने नहीं पढ़ना। आपने कोई यूएसएमएल की तैयारी नहीं करनी, आपने एफसीपीएस की तैयारी करनी है। ठीक है। ओके, एक्स्ट्रा पढ़ने की इस वक्त जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा आप लोग पढ़ोगे ना, आप लोगों को जो मेन चीजें हैं ना वो याद है। एक्स्ट्रा कभी नहीं पढ़ना आप लोगों ने, जो आपको टॉपिक्स बताए जा रहे हैं आप उसी पे स्टिक रहे, उसी के साथ आप लोगों की तैयारी अगर अच्छी हो, यही चीजें जो आपको पढ़ाई जा रही है यही आखिरी दिन तक आप लोगों को याद रह जाए ना, बहुत 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 ज्यादा चीज है। मतलब पास, इजीली पास चीजें हैं। आप डेली बेसिस पे यही चीजें ना आप रिवाइज कर लो ना, जो आपको पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर एसल पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर नम्रा पढ़ा रही हैं, ठीक है, जो जो आपकी क्लासेस ले रहे हैं डेली बेसिस पे रिवाइज करते जाओ ना, आपको आपके लिए ये बल्ले बल्ले है। मतलब 100% तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। जो एक्स्ट्राज में आपको करवाया जा रहा है, लाइक मैं एक्स्ट्राज में जैसे ड्रग्स करवा रही हूँ, ठीक है, ये इसको एक्स्ट्राज में रखो, क्योंकि ड्रग्स बेसिकली कहीं से भी उठ के आ सकते हैं, लेकिन आपको वो मैं ड्रग्स कंपाइल्ड फॉर्म में दे रही हूँ, तो वो अपने साथ नोट्स में लिखते जाइएगा। मैम ये हेलोथेन जो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलके क्या करवाता है ये? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलके ये हाइपोटेंशन कॉज करवाता है। ठीक है। हाइपोटेंशन, ठीक है। कभी कभी कुछ माइनर केसेस में पूछ लेते हैं कि ये ब्रेथ होल्डिंग भी करवा रहा होता है पेशेंट के अंदर, ठीक है, सांस रुक जाता है, इतना ज्यादा रुक जाता है कि वो सांस वापस नहीं आ रहा होता। ठीक है, हेलोथेन का कभी कभी कुछ cases में ये भी आ जाता है, लेकिन ये सीपीएसपी में कभी नहीं आया ये वाला पॉइंट, लीड्स टू ब्रेथ होल्डिंग इन पेशेंट, वो हेलोथेन है। बट जो आपको मैंने स्टार करवाया है ना एमसीक्यूज, और कीटामीन के तो एमसीक्यूज सारे के सारे आए हुए हैं। ये डिसफ्लोरेन का भी एमसीक्यूज आया हुआ है इस केस के अंदर, आइसोफ्लोरेन का भी आया हुआ है, सीवोफ्लोरेन के भी आए हुए एमसीक्यूज, ठीक है। हेलोथेन के तो सारे, मतलब सारे इंपॉर्टेंट है ना। चले गाइस, ओके। ये कौन रिपीट करवा रहा है मुझे? रिपीट करवाए बगैर तो नहीं जाने दूंगी मैं। नहीं सामिया, मैं चले बताएं। एक सामिया मैम बताएंगी, एक आप, ठीक है, जाकिर। सामिया बताएं। जी मैम, सबसे पहले ये केटामीन है। केटामीन का अगर इस तरह से याद करें ना कि इसको हम लोग एस्थमेटिक पेशेंट में देते क्यों हैं, तो आपने इसमें बताया कि ये ब्रोंकोडायलेटर होता है और लीस्ट रिस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करता है। हम्म। एंड देन प्रोफाउंड एनाल्जेसिक है, और हम्म। इसको बर्न्स पेशेंट में भी दे सकते हैं।
और ये है कि अगर साइकोलॉजिकली जाएँ तो इमरजेंसी डेलीरियम अब है पेशेंट्स की बात ही और कर रही है ना, तो हेलुसिनेशंस। बर्न्स और एस्थमेटिक साथ याद कर लो कि बर्न पेशेंट है और जी, उसका ना सांस ऐसे, मतलब ये कहानी कहानी से याद कर लो। अगर चीजें याद जी, नहीं होनी ना, उनकी कहानियां बना ली करो अपने जी, कि जी, बर्न वाला पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उसको फिर प्रोफाउंड एनाल्जेसिया दिया जाएगा, ब्रोंकोडायलेशन हो रही है उसकी, ठीक है, और मतलब तो रेस्पिरेटरी एस्थमेटिक पेशेंट डिप्रेशन में भी जा रहा है, लेकिन लीस्ट है, ठीक है, उसको कवर किया जा सकता है, ठीक है, उसका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हुआ, बीपी बहुत ज्यादा हुआ है पेशेंट का। एक बर्न के पेशेंट को उठाओ, फिर सारी कहानी डाल दो उसके साथ, ठीक है, फिर वो उसको जब वापस आओगे, वो डिलीरियम में आ रहा है, उसको कोई होश नहीं है, अनस्टेबल है, लेकिन उसकी फिर भी हमने सर्जरी करनी थी क्योंकि वो बर्न के साथ आया था, ठीक है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल था, लेकिन मैंडेटरी थी, क्योंकि अगर हम उसका सर्जरी ना करते वो वैसे ही फड़क जाना था, ठीक है। फिर जब वो आया तो उसको हेलुसिनेशंस भी हो रही है, ठीक है, हेलुसिनेशन प्रिवेंशन में फिर कौन सा एजेंट देंगे, वो हम केटामिन विद एट्रोपिन दे देंगे। कहानी डाल दी करो, ऐसे नहीं याद रहेंगी, जी मैम, कहानी डाल के एक इट्स दूसरे को कंप्लीटेड सुनाया नाउ। करो। जी मैम, ठीक है, जी मैम। चलो कहानी को थैंक यू। एक फिर से रिपीट कर दो ना सामने, आप ही रिपीट कर दो, कहानी क्या अच्छा बनाई है इसमें हमने। एक बर्न का इसमें पेशेंट एक आया है। ऐसा जी, हाँ। इसमें एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आया है, जो बर्न्स का भी था। जब हम लोग उसको देखने लगे तो उसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर रेज़ था, उसका हार्ट रेट, उसका बीपी रेज़ था। खैर फिर बाद में हमें पता चला हम्म। कि अस्थमैटिक पेशेंट भी है। तो अब हमें ऐसा करना था कि हाँ। कोई ऐसी ड्रग देनी थी जो प्रोफाउंड एनाल्जेसिक हो। तो प्रोफाउंड एग्जैक्टली। एनाल्जेसिक भी हो और ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे भी काम करे। फिर हम्म। उसके बाद जब वो थोड़ा-सा ठीक हुआ तो वो इमरजेंसी डेलीरियम में गया। फिर हमने बेहतरीन। ऐसा करना था कि उसको उसकी ना फ़ौरन से हम लोगों ने सर्जरी करनी थी। ऑब्वियस सी बात है कि वो बर्न्स का पेशेंट था, वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल था, लेकिन हमें सर्जरी करनी बेहतरीन। थी तो फिर हम लोग अ, इस ड्रग की तरफ गए और जबरदस्त। एट द एंड आफ्टर सर्जरी ही गो बाद में वो हेल्यूसिनेशंस में हाँ, ऐसा ही था ना? हेलुसिनेशन को प्रिवेंशन, हेलुसिनेशन में तो था, डिलीरियम में ऑलरेडी था, हाँ, ठीक है, डिलीरियम में था, जी, जी। लेकिन हेलुसिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या करने दिया, के लिए हम लोग कीटामिन ने विद एट्रोपिन। केटामीन और एट्रोपिन के साथ दी थी। एग्जैक्टली, ठीक है, ये कहानी डल गई है हमारी। चलो हेलोथेन पे आ जाओ, हेलोथेन की कहानी कौन बनाएगा। कहानी का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे करवाते हैं। हम्म। ये मेस से वो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म हमारे पास करवाता कोई है। ना रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का पेशेंट आया है, ठीक है, अब उसकी एक सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, इसकी कहानी इस तरह से डाल लोगे, एक पेशेंट की सर्जरी हो चुकी है, मतलब पोस्ट ऑप, मतलब हमारे पास रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आया है, मतलब हो गई है उस पेशेंट को, ठीक है, उसकी सर्जरी हो गई, पोस्ट ऑप में आया, उसको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन स्टार्ट हो गई है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ऐसे स्टार्ट हुई है कि उसको जो लाइट भी थी ना, ठीक है, वो डिसोसिएट्स ऑन लाइट, मतलब हेलोथेन, मतलब लाइट के साथ इफेक्ट उसका आ रहा है, मतलब उसको लाइट ना टॉर्चर कर रही है, लेकिन डिसोसिएट का मतलब लाइट के अंदर डिसोसिएट होना होता है, लेकिन हम ना लाइट को याद करने के लिए ना वो लाइट से इरिटेशन को मिला लेंगे, ठीक है, उसने कहा है कि ये बंद करो, मतलब रेजिस्ट कर रहा है, वेस्कुलर रेजिस्टेंस आ रही है, डिक्रीज हो रही है उसकी, ठीक है। अब उसका इफेक्ट ऐसा था कि मतलब वो उसको दर्द भी हुई जा रही थी, ठीक है, वो वीक एनाल्जेसिक था, मतलब उस पेशेंट को दर्द हुई जा रही है, वो कहते हैं यार मुझे दर्द हुई जा रही है, आप लोग कुछ कर नहीं रहे, ठीक है, लेकिन पोर्टल एनेस्थेटिक है, तो उन लोगों ने ना जो साथ खड़े थे उन्होंने ना इसको हेलोथिन थे फिर मतलब शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो उसकी सर्जरी हो गई है बेसिकली हमारी कहानी में, लेकिन फिर भी हमने हेलोथिन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि वो पोर्टल एनेस्थेटिक है, उसको सुला दिया, ठीक है। उसके उसका इफेक्ट ऐसा था कि उसका मेटाबॉलिज्म हो गया है, ठीक है, मैसिव मेटाबॉलिज्म था, ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लड फ्लो लिवर के अंदर था ना, वो डिक्रीज हो गया, ठीक है, और जो सर के ऊपर था ना, जिसके ऊपर ज्यादा उसे इफेक्ट चाहिए था, ठीक है, क्योंकि उसे इरिटेट कर रहा था, तो ब्लड फ्लो टू द सेरेब्रम हेमिस्फीयर वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास जब वो दोबारा जागता है तो उसको ये मेटाबॉलिक, ये सॉरी, इसे क्या कहते हैं, मेलिग्नेंट हाइपरथर्मिया हो जाता है, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है, बस ये सारी चीजें हैं उसके साथ, ठीक है, एक एक पॉइंट करके ना मुझे कोई सुना दे जल्दी से, दोबारा से सुनाए जाकिर। मैं तो ऐसे ही सुनाऊंगा इसलिए बस मुझे ऐसे सुना दे, ये आपने ना हेलिथेन जो ऊपर है, टांग नीचे करनी है ऊपर करनी है, आपको बस याद रहना चाहिए, जिस तरह से भी याद करें, मुझे मेस कहानियों से याद रहता मेटाबॉलिज्म है, आप वैसे रटाए लगा लें, ठीक है। मेस मेटाबॉलिज्म करवाता है और वीक एनर्जेटिक है, जबकि पोटेंट इनेस्थेटिक है।
मस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करवाता है और डिक्रीज करवाता है। डिक्रीज करवाता है और डिसोसिएट होता है लाइट पे, ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाता है लीवर और ब्लड ब्रेन को, ब्लड फ्लो डिक्रीज करवाता है लिवर की, लेकिन लीवर इंक्रीज की डिक्रीज करवाती है करवाता है सेरेब्रल फ्लो और की। सेरिब्रल हेमिस्फीयर की इंक्रीज करवाता है। ये मैंने गलत लिखा है। सही करो ना, इसलिए तो मैं सुन रही हूँ, ताकि मुझे पता था आपने गलत लिखा होगा और मुझे पता था आप लोग एक्टिव नहीं हो। वोलेटाइल इनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, ब्रेडिकार्डिया करवाता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ मिलके हाइपोटेंशन करवाता है, पोस्ट रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है और स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जो कि मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया अच्छा, के साथ पोस्ट और रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कौन कौन से एजेंट्स करवा रहे हैं? दो बताइए मैंने। ये एक सेवोफ्लोरेन था, आइसोफ्लोरेन था और नो, एक कौन सा था पैनक्यूरोनियम दूसरा, एंड हेलोथेन। पेनक्रोनियम। पैनक्यूरोनियम एंड अच्छा हेलोथेन, ठीक है। अच्छा। और मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ब्रेथ होल्डिंग, क्रोनिक माइनर स्मोकर केसेस होता में। है, उसके लिए एनाल्जेसिया ऑफ चॉइस कौन सा होता है? क्रोनिक स्मोकर में जो है ये आइसोफ्लोरेन है। मेरे पास अगर डंडा रखा होता ना जाकिर, एक डंडा मैं आपको मुफ्त में मारती। आइसोफ्लोरेन में बताया ना मैम आपने, और बीच में ये आवाज कट रही थी सीवोफ्लोरेन, मुझे, बिल्कुल मैंने 4-5 सीवोफ्लोरेन है, सीवोफ्लोरेन है। गुड जवेरिया, जवेरिया मेरी तरफ से डंडा आप भी मार दो, ठीक है। हबीब आप मुझे बताओ। मैम ये पिक्चर सेंड कर दे, बीच में आवाज बहुत खराब हुई थी, मैंने काफी जीरो में चीजें मिस किए। 0.02% कौन सा एनेस्थेटिक है मैम एजेंट? डेस्फ्लोरेन। डेस्फ्लोरेन, ठीक है। डिस्फ्लोरेन। ओके, डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंस और जो इंक्रीज हमारे पास ब्लड फ्लो टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर का सीक्वेंस क्या है? जी Yes, ma'am, halothane, then हाँ? desflurane, then हाँ, isoflurane, then sevoflurane. ठीक है। आइसोफ्लोरेन का मेन हमने क्या पढ़ा है, ये क्या For करवाता है? hypotension. ठीक है। और 0.66 मैक किसकी वैल्यू है? Ma'am, ये सेवो की है when mixed with nitrous oxide. एग्जैक्टली, ठीक है। और मिलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ये भी करवा रहा है, साथ में हेलो भी करवा रहा है। जी। हेलो सीवो, सेक्स का आओ भी दोनों साथ साथ ठंड से मरे, ठीक है। हेलो सीवो। हाँ जी, ये अबे मैम वो पेज ग्रुप में शेयर कर दे जिसके ऊपर आपने लिखी है, काफी चीजें इधर हमारे साथ में से। पहले अगर आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ जाती तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। अभी कर देती हूँ। ओके गाइस, कुछ और पूछना है? मैम जो निमोनिया का टॉपिक है वो करना है। निमोनिया का टॉपिक? जी। निमोनिया और निमोनिया इतना ना मैम ज्यादा नहीं आता, लोबार निमोनिया और ये सारी चीजें नहीं आप लोगों ने इतनी करनी डिटेल में। ओके, बस मैंने पूछना था। एम्फाइसीमा वगैरह ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। चलिए ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी क्या, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट हमने कैटेगरीज, जो एक एक एमसीक्यूज है उसके लिए आपने पढ़ना है, तो मतलब वो ना आपका उससे कवर हो जाता है, क्या कहते हैं, रफी से कवर हो जाता है। ओके। जो बेसिकली आपके क्लिनिकल्स यहाँ से कवर होने हैं ना फर्स्ट एड से, वो जी। मैंने आप लोगों को करवाने हैं चलिए ठीक है, थैंक यू। डिटेल्ड, ठीक है। एक एक एमसीक्यूज के लिए फिर वो सारी किताब पढ़ने पड़ जाती है, उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक एमसीक्यूज वहीं दोबारा रिपीट पे आता है। हम्म। और वैसे नमूनिया के आते भी नहीं है, ना इनके आते हैं इतने एमसीक्यूज। इनके एमसीक्यूज बेसिकली रेस्पिरेटरी के तो एक वेंटिलेशन परफ्यूजन के ऊपर बहुत आते हैं, वॉल्यूम्स के ऊपर बहुत आते हैं, पल्मोनरी ये क्या कहते हैं एम्बोलिज्म के ऊपर आ जाता है एमसीक्यूज की, इसके अंदर क्या मतलब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो हो रही होती है, इन्फिनिटी पे चली जाती है, ठीक है। फिर एमसीक्यूज और किसके बनते हैं इसके अंदर, और हमने क्या क्या पढ़ा, ये मैंने जो आपको न्यूमोकोनियोसिस सारी करवाई है डिजीजेज, उसके अंदर दो एमसीक्यूज तो पक्के ढक्के ए फर्स्ट और सेकंड पेपर में लाजमी होते हैं रेस्पिरेटरी के, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास एस्थमा का, कोई एमसीक्यूज उठा के दे देते हैं एस्थमेटिक पेशेंट का उसकी ट्रीटमेंट में। फिर हमारे पास और क्या आता है यार, और मैम कौन इस से मरतबा टॉपिक? तो
इस मर्तबा के पेपर में हमने कोई चीज ऐसी चीज नहीं देखी, इतने बदकिस्मत शायद थे हम। सब क्या मैम? जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम लेवल पर चीजें थी। जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी के इतने टफ एमसीक्यूज क्या। वो पता है टफ क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोगों ने डिटेल पढ़ी नहीं होती उनकी। टफ इसलिए होते हैं, जब आप डिटेल पढ़ के जाओगे ना आप लोगों को हलवा लगेगा। अब हम जब पेपर दे के आए थे ना, लिटरली मेरा जो पेपर था, मैं फर्स्ट पेपर दे के आई हूँ, मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे कोई पता हो कि मेरा एक एमसीक्यूज भी गलत हुआ हो, क्योंकि हम डिटेल पढ़ के गए थे, हमें एक एक चीज का पता था। हमने रिविजन्स बहुत की थी। बाहर उसी वक्त हमारे साथ दूसरे कोलीग्स भी बाहर निकल रहे हो और निकल रही हूँ, तो वो काफी परेशान थे। मतलब ये क्या एमसीक्यूज आ गए थे, वही चीजें लेकिन थोड़ी सी ना ट्विस्ट करके दी होती हैं। जब मैं आपको कुछ चीजें बता रही होती हूँ ना कि कोई चीजें इस तरह से आपको आ सकती है, इसकी दूसरा वर्ड ये है, तीसरा वर्ड ये है, इस तरह से ये उठा के दिया जा सकता है, तो वो आप चीजें नोट किया करो, क्योंकि वही चीजें घुमा के एक लफ्ज ट्विस्ट करके दे देते हैं, होता एमसीक्यूज वही है। ठीक है? ठीक है। एमसीक्यूज बेसिकली होते वही है। आप रफी भी पढ़ रहे हो ना, रफी की बेसिकली आप टेबल्स पे ज्यादा कंसंट्रेट करो, क्योंकि अगर एमसीक्यूज एक चीज से नहीं आएगा ना, उसी टेबल की दूसरी चीज से आएगा, दूसरा पॉइंट दे देंगे आपको। ठीक है? मतलब आपको फिंगर टिप्स पे उनकी रफी की टेबल्स याद होनी चाहिए, फिर आप एमसीक्यूज एक दफा रीड कर लो कि किस किस मुनासबत से एमसीक्यूज आए हुए हैं। फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, इस टेबल को इस तरह से पढ़ना है कि हमने ये वाले पॉइंट्स कवर करने हैं। ठीक है? तो आपको समझ आएगी, क्योंकि बेसिकली टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक की। साथ में एमसीक्यूज सॉल्व करो, एमसीक्यूज की इतनी प्रैक्टिस करो, बस आप लोगों के बल्ले बल्ले हो जाए। ओके गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ना करते मैम करते आपने फिर कहा भी था मैं कि अगर। आपने कहा हाँ था जी। कि आपने ऑलमोस्ट ऑल स्पेशलिटीज के एमसीक्यूज किए थे, मतलब एसकेस जो थी। एसकेएस आपने सारी स्पेशलिटीज की करनी है, आपने अपनी स्पेशलिटी की नहीं करनी है। ये बेवकूफ़ी है जो सिर्फ अपनी स्पेशलिटी के करके जाते हैं, मैम ये है ना कि बेवकूफ़ी और होती है। एसकेस और प्लस अपनी स्पेशलिटी। एसकेएस जितने भी है ना, मतलब कुछ लोगों ने तो 1 to 13 एडिशन वाली भी ली थी एसकेएस, वो पूरी एक किताब वो भी की थी, लेकिन मैं 1 to 13 नहीं, मैंने 15 से ऑनवर्ड सारी मैंने की थी एसकेएस ना। नहीं ठीक मैम, है? मेरा मैंने सवाल ये 50। है कि अगर मैं सर्जरी का दे रहा हूँ तो मैं गायनी हाँ, की भी करके जाऊँ, मतलब जो एसके गायनी का भी नहीं करोगे, नहीं, एनेस्थीसिया जो का एसके भी करोगे। का। नहीं, एसके पिंक नहीं करोगे आप, एसके हम्म। पिंक नहीं करोगे, लेकिन एसके के अंदर जो आपके गाइड के पेपर आए हुए हैं ना, एसके 17, 16, 18, 19, 20, 21, जितने भी अभी तक लास्ट एडिशन तक आया है, वो जी। आपने मेडिसिन का भी करना है, सर्जरी का भी करना है, एनेस्थीसिया का भी करना है, गायनी का भी करना है, रेडियोलॉजी का भी करना है। मतलब वो पूरी बुक आपने करनी है, एक बुक जो है एंड मैम लास्ट 4 एसकेस करने हैं या फिर सारी ही करें? सारी करनी है। और मतलब ये कितने 15 टाइम? से 16 से ऑनवर्ड्स आप लोगों ने सारी करनी है। 16 से ये ऑनवर्ड आप लोगों सारी? की 1 महीने के अंदर हो जाएंगी, इजीली हो जाएंगी, आप लोगों को करवा दी जाएंगी। चलें। नहीं 16 से मैम, 16 से ऑनवर्ड या 1 से 19 तक कर ले। अच्छा, 1 से 19 तक कर ले? आपकी हिम्मत है, ये तो आप कर ले। ये तो सब लोग देखिए यही पता है क्या बोलते हैं है, कि सब कर ले। पता है फिर क्या होता है, जो वन टू मैडम ये फिफ्टीन जो स्पेशलिटी एमसीक्यू। का बता रहा होगा। यस। नहीं, स्पेशलिटी का बता रहे हैं, हाँ अपनी स्पेशलिटी का प्रिपेयर। असल में बेसिकली होता क्या है, जो 1 to 15 जो हमारे पास एसकेएस आई थी ना, उसके अंदर काफी मिस्टेक्स थी। मतलब उनके ना, उन लोगों ने इरेटास एज सच अच्छे वाले नहीं निकाले थे, जो एमसीक्यूज बने थे, जो वो पुअर रिकॉल्स लेके आते थे बच्चे। ठीक है? तो उनके ना अच्छे वाले इरेटा नहीं थे, तो वो वाले जो डाटा मिस्टेक्स है ना, वो वहीं पे है पड़ी, उनको करेक्ट नहीं किया गया था इतना ज्यादा। मतलब डीप लेवल पे करेक्ट नहीं किया गया था, तो लेकिन जो 16 से ऑनवर्ड सारी एसकेएस है ना, उसके सारे एरेटास आपको मिलेंगे, उसके सारे एमसीक्यूज करेक्ट हैं। ठीक है? उसके अंदर जो कंफ्यूजन थी वो रिजॉल्व हुई हुई है। मतलब यहाँ से अगर आप ऑनवर्ड सारी एसकेएस करते हो, आपके सारा एमसीक्यूज बैंक पूल बैंक कंप्लीट होता है। और लास्ट अटेम्प्ट वाला तो लाजमी पूरा फिंगर टिप्स पे करके जाना होता है। like अब फेब का अटेम्प्ट हुई है ना, फेब के अटेम्प्ट का एक एमसीक्यूज, आई मीन एक एक एमसीक्यूज आपको फिंगर टिप पे आना चाहिए। ठीक है? फिर उसकी 2 अटेम्प्ट्स पीछे चले तो वो भी आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, सारी सारी स्पेशलिटी के, नॉट अपनी स्पेशलिटी का, सारी स्पेशलिटी के। मैडम
मैडम ये एमसीक्यू तो हम देख लेंगे। आजकल ये जो बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम पूछ रहा है, हम हैरान है कि बायोकेमिस्ट्री को कहाँ से पकड़ लें, पूरी बुक उठाए बायोकेमिस्ट्री क्या रफी के करें। अंदर है, क्यों नहीं है? आप लोगों ने मैडम बायोकेमिस्ट्री वो तो हमें जुबानी याद है मैडम, लेकिन उससे हाँ, काम नहीं चलता। आजकल ट्रेंड तो चेंज हुआ कौन है से मैडम। एंजाइम उन्होंने ऐसे पूछे हैं आपसे? एमसीक्यूज बताएं जरा। मैडम वो मैम मैडम वो ये तो अभी इस टाइम रिकॉल करना मुश्किल है, लेकिन उस टाइम पे जब पेपर के लिए हम वो जेनेटिक, बायोकेम, एनाटॉमी, ये आप लोगों 3 को मैं सब्जेक्ट बता रही हूँ, इतना डिटेल्ड ज़्यादा। यहाँ पे करवा दी जाएगी, ठीक है? आखिर में अगर इन केस कोई मसला हो, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ आ रही है, तो आप मतलब कह सकते हैं, तो हम आप लोगों को एक्स्ट्रा मैम डॉक्टर आयशा का, वो डॉक्टर निम्रा का क्लास शुरू होने वाला है। हाँ हाँ, चले जाए आप। डॉक्टर निम्रा कर रही हूँ, ठीक है? ठीक, आप लोगों को परेशानी है तो पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।